हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने थियोरी ऑफ डिमांड अच्छे से समझ लिया। अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ये चैप्टर के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी भी है और मेथड भी अलग अलग है, जो शायद आपने 11th के अंदर भी नहीं पढ़े होंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा विद इन 20 to 25 मिनट्स आपको पूरा चैप्टर ऐसे करा दूंगा कि आपके इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। माइक्रो के आप प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप माइक्रो स्ट्रांग कर लोगे ना तो आप बाकियों से आगे निकल जाओगे। और इस यूईटी पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन बेस्ड है। और जो एसपीसी से आप पे 21 प्रीमियम मॉक टेस्ट है उनको जरूर बनाना। एक एक मॉक के अंदर क्लास आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 माइक्रो 25 मैक्रो के। तो काफी अच्छी आपकी माइक्रो की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मैक्रो की भी। नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स, कंप्लीट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज में सारा का सारा पेपर मॉक से ही आता है। तो बिल्कुल भी एक भी बच्चा ना ये मिस मत करना। सीयूईटी 25 में बहुत पछताओगे अगर आपने मॉक्स को मिस करे तो। बाकी ये रिवीजन देखो, मुझे बताना वीडियो के एंड में कैसा लगा। ये 5 दिन का जो मैंने प्रण लिया हुआ है कि 5 दिन के अंदर मुझे पूरी माइक्रो खत्म करनी है। आज डे 2 है और आज का ये आखिरी वीडियो है, ठीक है। पहले वीडियो में डिमांड करा दिया आपको, अब ईडी करो और इसको पूरे को खत्म करो और 3 दिन और पढ़ लो अच्छे से। माइक्रो में पूरे के पूरे क्लास आपके 125 नंबर कवर हो जाएंगे। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी। ये था क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कि प्राइस अगर बढ़ेगा डिमांड घटेगा। लेकिन प्राइस कितना बढ़ेगा तो डिमांड कितना घटेगा, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। कितना बढ़ेगा प्राइस 10%, 20%, तो डिमांड कितना घटेगा 5%, 10%, इस चीज के बारे में हमें कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट मेजर्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ द कमोडिटी। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आया ड्यू टू फैक्टर्स, चाहे वो जो भी फैक्टर्स हो, उनकी वजह से डिमांड में जो चेंज आया उसको मेजर करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा। 3 डायमेंशन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बीकॉम में और सीए के अंदर आप ये पढ़ते हो, लेकिन यहां पे आपके सीयूईटी में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज पढ़ना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है? इट मेजर्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, इस चीज को मेजर करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये कैसा स्टेटमेंट है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द गुड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड। तो ध्यान रखना, प्राइस में जितना चेंज आया है उसका परसेंटेज नीचे आएगा, डिमांड में जो चेंज आया उसका परसेंटेज ऊपर आएगा। यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आ जाएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने के लिए Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। सर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालोगे? P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। ठीक है, Q2 माइनस Q1 को डेल्टा Q कहते हैं, इसे डेल्टा Q, Q2 माइनस Q1, और P2 माइनस P1 को उसे बोलते हैं डेल्टा P। हमेशा ध्यान रखना, जो P1 है वो है इनिशियल प्राइस और जो Q1 है वो है इनिशियल क्वांटिटी। P2 जो है वो है न्यू प्राइस और जो Q2 है वो है न्यू क्वांटिटी। तो Q2 माइनस Q1 चेंज इन क्वांटिटी, P2 माइनस P1 जो है वो चेंज इन प्राइस है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा? यानी कि चेंज इन क्वांटिटी Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 जो पहले वाली क्वांटिटी थी इंटू 100। तो ये जो चेंज आएगा परसेंटेज में आ जाएगा, रिलेटिव में आ जाएगा। सिमिलरली प्राइस में कितना चेंज हुआ है? जैसे अगर हम बोलो प्राइस 10 रुपए से बढ़कर हो गया 12, तो आप परसेंटेज में अगर इसे निकालोगे तो 12 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100 विच इज 20%। तो आपको पता चल गया, प्राइस में नंबर में जो चेंज है वो 2 रुपीज का, लेकिन परसेंटेज में जो चेंज है वो है 20 रुपीज का। तो P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब हमारे पास 2 वर्ड है यहाँ पे, इलास्टिक और इन इलास्टिक। ध्यान रखना, मैं प्रॉपर सीयूईटी के लिए ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सीयूईटी बेसिस पे ही मैं आपको करा रहा हूँ। अच्छा, तो एक वर्ड है इलास्टिक, दूसरा है इन इलास्टिक। तो इलास्टिक मतलब चेंजेबल, जिसकी डिमांड चेंज हो जाएगी। जैसे रबर होता है ना, खींचते हो तो साइज चेंज करता है, इलास्टिक। और इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? नो इलास्टिक। इन लग गया इलास्टिक से पहले तो वो नो हो गया, इनका मतलब नो है। नो इलास्टिक यानी कि डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है।
इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है क्लास? नो इलास्टिक, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक ही बात है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ना 5 अलग अलग डिग्री है बेटा, ये ध्यान समझना, यहां से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज सीयूईटी हमेशा कॉन्सेप्चुअल, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो पूछता है, और ये कॉन्सेप्ट ही है। तो आप एक लाइन ड्रॉ करो, ये हो गया जीरो, जीरो, और लास्ट में हो गया इन्फिनिटी। इन लाइन के बीच में एक पॉइंट आएगा, उसको बोलते हैं सी, मिड पॉइंट है। फिर इनके बीच में एक पॉइंट आएगा, वो हो गया बी। फिर इनके बीच में एक पॉइंट आ गया, वो हो गया डी, ठीक है। तो अब शुरू कहां से होगा? जीरो। एंड कहां से होगा? इन्फिनिटी। बीचों बीच क्या होता है? वन। वन से पहले लेस देन वन, वन के बाद मोर देन वन, जीरो, इन्फिनिटी, वन, लेस देन वन, मोर देन वन। अगर कोई चीज जीरो है, समझ लो वो है ही नहीं। तो जब एडी जीरो है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, और जो इन्फिनिटी है उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ध्यान से समझना, प्राइस के चेंज होने से अगर डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस ऊपर हो चाहे प्राइस नीचे हो, डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यानी कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी, इवन चेंज इन प्राइस। और ये बेसिकली नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए होता है, जो चीज जीवन व्यापन के लिए जरूरी है, वो महंगा हो सस्ता हो, भैया हमें उतना ही चाहिए जितना हम लोगों को जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे प्राइस में कितना भी चेंज आए, देयर इज नो चेंज इन डिमांड, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, और पैरेलल किसके है? वाई एक्सिस के। तो यहां से सवाल पूछेगा, ध्यान रखना, जो बता रहा हूं ध्यान सुनो। ईडी इन्फिनिटी है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि स्लाइट चेंज इन प्राइस थोड़ा सा भी, और लग्जरी गुड्स के लिए होता है, ये होता है नेसेसरी के लिए, और ये उल्टा है लग्जरी के लिए। परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे है और पैरेलल एक्स एक्सिस के है। तो यहां पे अगर इस लाइन की जो विड्थ है, लाइन की जो चौड़ाई है, उतना भी प्राइस चेंज हो गया ना, तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। यानी कि यहां पे प्राइस सेम और प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड कांस्टेंट है। यहां प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड चेंज हो रहा है, बिल्कुल उल्टा। ये इन्फिनिटी है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। वन को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, और जब ईडी वन के बराबर होता है, तो ईडी का जो शेप होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे BOL है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बना के दिखाऊं ना आपको कर्व में, तो ये इस तरीके से जो शेप बनता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कि एक्सिस को टच नहीं करेगा, बीच में जितने भी रेक्टेंगल होंगे ना, वो आपको इक्वल एरिया रहेगा उन रेक्टेंगल का। मैथमेटिकल टर्म है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब ईडी वन के बराबर होता है, इसको यूनिटरी इलास्टिक या यूनिटी भी बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक या फिर यूनिटी। पता है वन का मतलब क्या होता है? अगर प्राइस 20% से बढ़ता है, तो डिमांड 20% से ही कम होगा, यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस 30% से कम होता है, तो डिमांड 30% से बढ़ेगा। यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। यानी कि जितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में है, उतना ही परसेंटेज चेंज प्राइस में भी है। सो डिमांड जो है वो क्या है क्लास आपका? हाइपर, इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, अगर प्राइस बढ़ता है 20% से और डिमांड भी 20% से घट जाता है, तो वो यूनिटरी है। लेस देन यूनिटरी में जो क्वांटिटी डिमांड है वो 15%, 10% से घट रहा है। यानी कि प्राइस में जो चेंज आएगा, थोड़ा लेस चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड में, तो इसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी। और प्राइस अगर बढ़ता है 20% से, डिमांड घटेगा 30% से, है ना, तो ये चेंज ज्यादा है, तो मोर देन यूनिटरी। देखो यूनिटरी में क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों बराबर है। लेस देन यूनिटरी में परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम चेंज आएगा, डिमांड रिस्पॉन्स कम आएगा। मोर देन में रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब ये इसी लेस देन यूनिटरी को ना रिलेटिवली इनइलास्टिक कहते हैं, इसका बिल्कुल पड़ोसी है रिलेटिवली इनइलास्टिक। और ये जो मोर देन यूनिटरी है वो क्या है क्लास? रिलेटिवली इलास्टिक है, क्योंकि वो उसका इलास्टिक का पड़ोसी है। तो जैसा ये है वैसी पड़ोसी हो, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये थोड़ा सा वो है, इसको स्टिपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? स्टिपर। मैंने पहले बताया, प्राइस देखो बहुत ज्यादा नीचे आ गया, लेकिन डिमांड जो है वो थोड़ा सा आगे गया। और ये जो बनता है फ्लैटर, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और जो डिमांड देखो बहुत ज्यादा चला गया। यहाँ प्राइस बहुत ज्यादा है, डिमांड में थोड़ा चेंज है। यहाँ प्राइस
प्राइस थोड़ा चेंज आ गया, डिमांड जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, ये इसका पड़ोसी इसके जैसा दिखेगा, ये भी फ्लैट है तो ये भी क्या बनेगा, फ्लैटर। तो ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा डिमांड कर्व फ्लैटर होगा उतना ही समझ लो हायर इलास्टिसिटी होगा, ये ध्यान रखना। अगर मैं आपको ऐसा दो डायग्राम बना के दे दूं ना, ऐसे और ऐसे करके, इसका पी और क्यू है, तो क्यू मोर इलास्टिक है, पी लेस इलास्टिक है, बिकॉज क्यू फ्लैटर है, राइट। और हमेशा जो ईडी का रेंज है ना वो 0 टू इन्फिनिटी आता है। अगर आपने रेंज देखा हो तो शुरू कहां से हुआ, 0 से, खत्म कहां पे हुआ, इन्फिनिटी पे। लेकिन आपने देखा हो कई बार -2, -3, -1.5 ऐसे लिखा रहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्री है, कोएफिशिएंट है, वो ऐसे लिखा रहता है। इसका सिंपल सा मतलब है, -2 का मतलब जो है कि प्राइस अगर 10% से बढ़ेगा तो डिमांड 10% से बढ़ेगा, डिमांड 20% से घटेगा, डबल घटेगा। लेकिन ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड नीचे। इसी नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए हमेशा एडी से पहले माइनस लगा होता है। तो इलास्टिक डिमांड अगर 3 है तो उसको -3 ही पढ़ते हैं, और माइनस वो फिगर सिर्फ इंडिकेशन है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ध्यान रखना। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे बड़ा कौन है, -2, -3, -1.5 में, तो माइनस को भूल जाओ, 2, 3, 1 में ये हायर इलास्टिक है, ठीक है, ये हायर इलास्टिक है, और ये 1.5 क्या हो गया आपका, लोअर इलास्टिक। माइनस को नहीं देखना है, माइनस तो सिर्फ नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। और अगर आप 5 के 5 पॉइंट बनाओगे तो इस तरीके से देखो, ये लेस देन हो गया, ये इक्वल टू 1 हो गया, ये मोर देन 1 हो गया, यहाँ पे एडी मोर देन 1, एडी इक्वल टू 1, और यहाँ पे एडी लेस देन 1, ये हो गया आपका क्लास इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया, 0। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बनता है प्रॉपर डायग्राम, और डिग्री समझ गए आप, ओके। अगला है मेथड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए वी हैव 3 डिफरेंट मेथड इन सिलेबस। हालांकि एक और मेथड भी होता है, आर्क मेथड, बट वो पढ़ना नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमें पढ़ना जो मेथड है वो है यही 3 मेथड पढ़ना है सिलेबस के अंदर, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज को प्रोपोर्शन मेथड भी कहते हैं, और लास्ट है ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड भी कहते हैं, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना एक स्ट्रेट लीनियर डिमांड कर्व जो है उस पे बनाया जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसी को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, खोलते चले जाएंगे, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1। P1 इनिशियल प्राइस होता है, Q1 इनिशियल क्वांटिटी है, ये चेंज इन क्वांटिटी है, चेंज इन प्राइस है। इस फॉर्मूले में सारा कुछ रियल नंबर में आता है ना, इसमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू आती है, परसेंटेज में नहीं आता, तो इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट मेथड। जबकि ये दोनों परसेंटेज में आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज मेथड। वो एक ही मेथड है, दोनों से सेम ही आंसर आता है, मेथड एक ही है, ये एक ही मेथड में खोल खोल के अगर हम आगे चले जाए ना इसको, तो ये बन जाता है, ठीक है। अगला है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, क्या होता है, चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ध्यान रखना, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। और इलास्टिक डिमांड का एक और फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व के बेसिस पे 1 अपॉन, इलास्टिक डिमांड का फॉर्मूला था 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू P1 अपॉन Q1। ध्यान रखना, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू P1 अपॉन Q1। तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो पहला फॉर्मूला परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज इन प्राइस, या चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू P1 अपॉन Q1, या फिर आपका फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन स्लोप ऑफ एडी इंटू P1 अपॉन Q1। ये तीनों ही फॉर्मूले क्लास आपके परसेंटेज मेथड में काउंट किए जाते हैं। अगला है ज्योमेट्रिक मेथड। अब परसेंटेज मेथड के न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे अब एक एक करके, लेकिन अगला है ज्योमेट्रिक मेथड। ये आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, ध्यान से अच्छे समझना, यहां से ना क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को भी मिलेगा। तो ज्योमेट्रिक मेथड बेसिकली वो मेथड है जहां पर, इसको पॉइंट मेथड बोलते हैं। इन दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हो। ये हो गया क्लास वाई, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है। इसके हजारों पॉइंट होते हैं इसके अंदर, किसी भी एक पॉइंट पे क्लास क्या करते हो आप, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हो। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है, इस पे हो गया ई, ये हो गया ए, और इनके बीचों बीच हो गया सी। सी ध्यान रखना मिड पॉइंट है, फिर ये बी हो गया, फिर ये डी हो गया। ध्यान से अच्छे समझना, हर एक पॉइंट पे आप एडी निकाल सकते हो, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड में क्या होता है, एल एस अपॉन यूएस, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है।
तो एज वी मूव डाउनवर्डली द वैल्यू ऑफ एडी डिक्रीजेस, जैसे जैसे नीचे आते हैं ना तो वैल्यू ऑफ एडी डिक्रीजेस, एज वी मूव अपवर्डली द वैल्यू ऑफ एडी इंक्रीजेस। यहां से एमसीक्यू बन सकता है, ऊपर जाते हैं इंक्रीज करता है, नीचे आता है डिक्रीज। अब बना के भी देख लेना, ठीक है। अब हर एक पॉइंट पे हम लगाते हैं फॉर्मूला और देखते हैं डिग्री क्या है। वैसे आपको पता है नीचे है 0, बीचों बीच हो गया 1, ऊपर है इन्फिनिटी, ऊपर वाला मोर देन 1, डी जो है लेस देन 1। लेस देन 1 को रिलेटिवली इनइलास्टिक, मोर देन 1 को रिलेटिवली इलास्टिक बोलते हैं, 0 को परफेक्टली इनइलास्टिक, इन्फिनिटी को परफेक्टली इलास्टिक। ये तो आपने पढ़ रखा है। अब प्रूफ करके देखते हैं अलग अलग पॉइंट पे। सबसे पहले ए पॉइंट पे आते हैं। ए पॉइंट पे इलास्टिक ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे? लोअर सेगमेंट ए से लेकर ई तक पूरा लोअर सेगमेंट है, अपॉन अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट कुछ नहीं है 0, तो ए अपॉन 0, किसी भी फ्रैक्शन में नीचे 0 आता है तो आंसर होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक। तो ए पॉइंट पे जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, फॉर्मूले से भी हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं पॉइंट ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे, ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे लोअर सेगमेंट कुछ नहीं है 0, नीचे कुछ है ही नहीं, और अपर सेगमेंट क्या है? ए ई बोलो, ई ए बोलो, बात बराबर है लाइन को, ठीक है। अब किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर 0 आ जाए तो आंसर 0 आएगा। 0 को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो इस पॉइंट का हो गया, इस पॉइंट का हो गया। अब आते हैं जरा सी पॉइंट पे। तो आप सबको पता है सी इज द मिड पॉइंट, सी मिड पॉइंट है, और यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा, लोअर सेगमेंट है सीई, अपर सेगमेंट है सी ए। तो सी पॉइंट पे लोअर सेगमेंट है सीई, अपर पॉइंट है सी ए ए सी, ये दोनों बराबर है, इन दोनों की लेंथ बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में। तो ये जो लाइन है इसको ये दो हिस्से में बांट, दोनों लाइन दोनों साइड बराबर बराबर है, तो कट के आंसर क्या आ जाएगा? 1। 1 का मतलब क्या होता है क्लास? यूनिटरी इलास्टिक। सी मिड पॉइंट है तो यहाँ पे आ गया 1, बिल्कुल सिंपल। अब बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट पे जो लोअर सेगमेंट है वो बी से लेकर ई तक, अपर सेगमेंट है बी से लेकर ए तक, बीई और ए बी। तो बीई जो है वो काफी बड़ा है, किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा तो आंसर जो आएगा 1 से बड़ा आएगा। लाइक 5 को 4 से डिवाइड दोगे, न्यूमरेटर बड़ा है तो आंसर आएगा 1.25। तो 1 से बड़ा है यानी रिलेटिवली इलास्टिक। अच्छा, अब डी पॉइंट पे जो लोअर सेगमेंट है वो है डीई, और अपर सेगमेंट क्या है? डी ए या एडी। अब नीचे बड़ा है, ऊपर 4 है नीचे 5 है, तो आंसर 1 से छोटा आएगा 0.8, तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, बिकॉज एडी बड़ा है डी छोटा है। तो आपको मैं बता दूं सिंपल सीधी भाषा में, अगर मैं बताऊं क्वेश्चन कल को पेपर में आता है तो आप ध्यान रखना, ये पॉइंट मेथड है, इसको ज्योमेट्रिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीचों बीच अगर है तो 1 होगा, मिड पॉइंट पे 1 होगा, यहाँ पे जो है वो इन्फिनिटी, यहाँ पे जो है वो 0 है। अब चाहे वो यहाँ हो, 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 मान लो मैं नंबर दे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस किसी भी पॉइंट में ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो। और इससे लेके इस बीचों बीच सारे पॉइंट में ईडी जो है वो लेस देन 1 आएगा, चाहे यहाँ पे बोला हो, चाहे यहाँ बोला हो, चाहे यहाँ बोला हो, चाहे यहाँ बोला हो। यहाँ पे 0 आएगा एक्स एक्सिस वाले पे, वाई एक्सिस वाले में जो है इन्फिनिटी आएगा, बीचों बीच 1 आएगा। तो इसके बीच में चाहे कितने भी पॉइंट हो, लाखों पॉइंट इसके बीच है, सब में ईडी लेस देन 1 आएगा, यहाँ पे सब में ईडी जो है वो मोर देन 1 आएगा। ये ज्योमेट्रिक मेथड है सीयूईटी का, जो आप तुम्हें ध्यान रखना है। ओके तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एसपीसी से आप पे प्रीमियम मॉक्स के अंदर मिलेंगे, तो आप उनको ट्राई जरूर करना, मजा आएगा जब आप क्वेश्चन बनाओगे। नेक्स्ट मेथड जो है वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसको टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं, और इस मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है बाय कंपेयरिंग प्राइस विद टोटल एक्सपेंडिचर। अभी तक परसेंटेज मेथड में जो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहे थे वो प्राइस को क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आप प्राइस को टोटल एक्सपेंडिचर से कंपेयर करोगे, ना कि क्वांटिटी से। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर मेथड में तुम्हें समझाऊं तो एक उससे समझाता हूं, इस वाले पूरे के पूरे स्केड्यूल से समझाता हूं, ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। मैंने प्राइस ले लिया 1 2 3 4 5 6, क्वांटिटी ले लिया 6 5 4 3 2 1। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो 1 6 6 2 5 10 3 4 12 4 3 12 5 2 10 6 1 6। तो प्राइस को अब हमें क्या करना है? क्वांटिटी हटा दो, हमें प्राइस को कंपेयर करना है किससे? एक्सपेंडिचर से। तो दो दो के कैटेगरी में इसको बांट देते हैं, प्राइस को एक्सपेंडिचर से कंपेयर करेंगे। ध्यान समझना, प्राइस क्या हो रहा है क्लास? बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो ध्यान से सुनो, जहां पे प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है और एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, उस सभी चीज में जहां पे प्राइस में और एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो ईडी जो आएगा क्लास वो क्या आएगा? लेस
देन यूनिटरी आएगा, तो इसको हटाओ, ये ईडी क्या है आपका, लेस देन 1। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या आएगा, लेस देन 1, और यहाँ पे जो ईडी आता है ये ईडी है, टी नहीं है ईडी है, ईडी लेस देन 1। तो आपने करना कुछ नहीं है, प्राइस को उठाना है, एक्सपेंडिचर को उठाना है। अगर दोनों पॉजिटिव रिलेशनशिप में, दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ईडी लेस देन 1 आएगा, रिलेटिवली इनलास्टिक। प्राइस बढ़े चाहे घटे, अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस बढ़े चाहे घटे, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है, तो जहां पे ईडी है ना वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। प्राइस के बढ़ने घटने से अगर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर आएगा, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसको, यूनिटरी इलास्टिक। फिर प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर घट रहा है, तो प्राइस के बढ़ने से अगर एक्सपेंडिचर घटता है या प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर बढ़ता है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो वहां पे ईडी आपका मोर देन 1 आएगा, रिलेटिवली इलास्टिक या मोर देन यूनिटरी इलास्टिक भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपको पकड़ना क्या है, प्राइस और एक्सपेंडिचर सीधा सीधा रिलेशनशिप है, तो लेस देन 1, उल्टा है तो मोर देन 1, अगर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इक्वल टू 1। डायग्राम बनेगा, यहाँ प्राइस है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। देखो ये हो गया डाउनवर्डली स्लिप, डाउनवर्डली मूवमेंट हो गया, तो ये हो गया ईडी मोर देन 1। यहाँ देखोगे ना प्राइस में और एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये प्राइस है ये एक्सपेंडिचर है, प्राइस देखो बढ़ा एक्सपेंडिचर घटा, प्राइस घटा एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो जहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो ईडी मोर देन 1। बीचों बीच है ईडी इक्वल टू 1, प्राइस इतना एक्सपेंडिचर इतना, प्राइस कम हो गया एक्सपेंडिचर अभी भी उतना, प्राइस बढ़ गया एक्सपेंडिचर अभी भी उतना, प्राइस घट गया एक्सपेंडिचर अभी भी उतना, कांस्टेंट है, तो ईडी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। और नीचे है लेस देन 1, प्राइस इतना एक्सपेंडिचर इतना, प्राइस बढ़ रहा है देखो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, प्राइस और बढ़ा एक्सपेंडिचर और बढ़ा, तो जहां पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस और एक्सपेंडिचर में वहां लेस देन 1 है, इनवर्स रिलेशनशिप वाला मोर देन 1, अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो ईडी इक्वल टू 1 हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, ठीक है। चलो अब आप समझ गए क्लास, यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, लेस देन यूनिटरी और रिलेटिव लास्ट इफ देयर इज इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है एक्सपेंडिचर घट रहा है, तो ईडी क्या आएगा, लेस देन 1। और यहाँ नेगेटिव है, प्राइस बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर घट रहा है, प्राइस घट रहा है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो ईडी क्या आएगा क्लास आएगा आपका मोर देन 1। और कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है प्राइस के बढ़ने घटने से, तो ईडी क्या क्लास आएगा आपका, यूनिटरी इलास्टिक आएगा, यानी ईडी इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक। डन है क्लास यहाँ तक। तो आई होप आपको एक्सपेंडिचर मेथड अच्छे समझ आ गया। बाकी एक बहुत कॉमन सी बात है, जो कर्व जितना फ्लैटर होगा वो उतना ही मोर इलास्टिक होगा। तो यहाँ पे D3, D4, D5 में हाई इलास्टिक D5 है, लो इलास्टिक है D1। D4 जो है वो D3 से मोर इलास्टिक है बट D5 से लेस है, D2 D1 से मोर इलास्टिक है बट D3 से लेस इलास्टिक है। तो जो जितना ज्यादा मतलब कि आगे जाएगा वो उतना ही मोर इलास्टिक होगा, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये पढ़ लेते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। बड़ा चैप्टर है, न्यूमेरिकल भी है, मैं भगाना नहीं चाहता आपको, भले ही मैक्रो थोड़ा सा मैं स्पीड में करा दूं, लेकिन इंडियन इको माइक्रो मुझे पता है पहली बार पढ़ रहे हो, तो ऐसा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टाइम है अभी, आराम से हम सब कुछ कवर कर लेंगे, राइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी और डिमांड पे इंपैक्ट डालते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, यानी कि आप नॉर्मली क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि इसकी डिमांड लेस इलास्टिक है या मोर इलास्टिक है, ध्यान रखना, या हाइयर इलास्टिक है या फिर लेस इलास्टिक है, देखते ही समझ जाओगे। जैसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, अगर किसी भी कमोडिटी का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि यार इसकी जगह ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, वो यूज कर लो, तो उसकी डिमांड ना हाई इलास्टिक होगी, यानी रिलेटिवली मोर इलास्टिक होगी। क्यों, पेन खरीदने जाते हो, सेलो का नहीं है, क्लास रिलायंस का दे दो, या फिर कोई दूसरा आ गया, मतलब कि कोई दूसरा पेन आता है ना, पता नहीं कितना मैक्स का आता है, पता नहीं कितने पेन आते हैं, पार्कर का पेन आता है, वो दे दो। तो अगर सारे पेन का रेंज सेम है, ये नहीं वो दे दो, ये नहीं वो दे दो, तो जिस सामान के बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो भैया हम क्यों, प्राइस बढ़ेगा तो वही खरीदेंगे, हम शिफ्ट कर देंगे, तो डिमांड इज मोर इलास्टिक। लेकिन द प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट लाइक सिगरेट और लिक्वर आर जनरली फाउंड टू बी लेस इलास्टिक, जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट वो मोर इलास्टिक है, ठीक है, सॉरी लेस इलास्टिक है, जिनके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो मोर इलास्टिक है। सब्स्टिट्यूट है आप चेंज कर सकते हो, मोर इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट नहीं है वही खरीदना पड़ेगा, तो लेस इलास्टिक। अगला इनकम ऑफ कंज्यूमर, भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है
तो आप डिमांड में चेंज नहीं करोगे, लेस इलास्टिक होगा। इनकम कम है तो मोर इलास्टिक, इनकम ज्यादा है तो कोई चीज बॉदर नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी आपको सामान खरीदने के लिए। भैया डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक है, डिमांड तो करोगे ही करोगे, महंगा कितना ही हो जाए। इनकम कम है भैया तो मजबूरी है, फिर डिमांड जो होगी वो मोर इलास्टिक होगी। लग्जरियस गुड्स की डिमांड जो होती है ना वो मोर इलास्टिक होती है, नेसेसरी की लेस इलास्टिक। जो चीज जरूरी है लाइक सॉल्ट, किरोसिन ऑयल, मैच बॉक्स, टेक्स्ट बुक, सेवरल वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, तो हैव लेस इलास्टिक डिमांड। लेकिन लग्जरी, एसी, कॉस्टली फर्नीचर, फैशन गारमेंट्स, तो जो लग्जरी चीजें हैं क्लास, उनकी जो डिमांड है ना क्लास, वो क्या होगा, मोर इलास्टिक होगा। यानी कि चेंज होगा प्राइस तो मे भी डिमांड जो है उतनी इंक्रीज ना हो। अगला है पोस्टपोनमेंट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड आप पोस्टपोन करते हो, आज नहीं कल खरीद लेंगे, कल नहीं दिवाली पे, दिवाली नहीं होली पे, होली नहीं सैलरी आने पे। तो जिस चीज की डिमांड पोस्टपोन कर सकते हैं ना वो इतनी जरूरी चीज नहीं है आपके लिए, उसकी डिमांड इलास्टिक है। लेकिन जो आपको अभी चाहिए, घर पे नमक खत्म हो गया, सॉल्ट खत्म हो गया, आपको अभी चाहिए मेडिसिन, आपको अभी चाहिए, सैलरी आएगी तो मेडिसिन लेंगे ऐसा नहीं सोचते, अभी चाहिए आपको, तो फिर उसकी डिमांड जो तुरंत आप डिमांड करते हो वो क्या है क्लास, लेस इलास्टिक। जिसको पोस्टपोन कर सकते हो उसकी डिमांड क्या है, मोर इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल यूजेस है, ये नहीं तो वो यूज कर लेंगे, उसका मोर इलास्टिक डिमांड होता है। लेकिन जिसका सिंगल यूज होता है, फ्यू यूज होता है, उसका लेस इलास्टिक डिमांड है। आपकी जो इनकम आप कमाते हो, सैलरी आप कमाते हो, उस सैलरी का मोटा हिस्सा जहां खर्च करते हो, सैलरी का बड़ा हिस्सा, बड़ा पोर्शन, 70-60%, 80% पोर्शन जहां खर्च करते हो, वो जो है वो मोर इलास्टिक डिमांड है। लेकिन अपनी इनकम का छोटा हिस्सा जहां खर्च करते हो, सॉल्ट है, मेडिसिन है, टूथपेस्ट है, इन सब में जो खर्च करते हो डेली लाइफ की चीजों में, भैया उसकी डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक है। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। और टूथपेस्ट, बूट पॉलिश, निडल, न्यूज़पेपर, सॉल्ट, मैच बॉक्स हैव इन इलास्टिक डिमांड और लेस इलास्टिक डिमांड। लेकिन अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा जहां खर्च करते हो उसकी डिमांड मोर इलास्टिक है, छोटा हिस्सा जहां खर्च करते हो वो जरूरी है, वो लेस इलास्टिक है। ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो एक्सपेंडिचर मेथड और परसेंटेज मेथड के ही हम क्वेश्चन करेंगे। ज्योमेट्रिक मेथड में कोई ऐसा न्यूमेरिकल एज सच आता नहीं है, इन्हीं दो मेथड का आता है। तो सबसे पहले व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड्स इज 20, ठीक है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्राइस कितना है 20 है, द कंज्यूमर बाय 24 यूनिट्स, तो Q1 कितना हो गया 24। व्हेन द प्राइस राइज टू 24, प्राइस 20 से बढ़कर 24 हो गया, कंज्यूमर बाय 12 यूनिट। तो अब यहाँ पे मैं चेंज इन पी निकालूंगा, P2 माइनस P1, 24 में से 20 गया 4, फिर चेंज इन Q निकालूंगा, Q2 माइनस Q1, 12 में से 24 है तो -12। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलता है वो क्या निकलता है, डेल्टा Q जो कि है -12 अपॉन डेल्टा P जो कि है 4 इंटू P1 है 20 अपॉन Q1 कितना है आपका 24 है। अब आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर नेगेटिव में आएगा तो घबराना मत, 20 इंटू 12 240 हो गया, ये माइनस का 240 हो गया, अपॉन 24 इंटू 4 96, तो 240 अपॉन 96, तो आंसर आ गया 2.5। तो -2.5, माइनस से कोई मतलब नहीं है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा है। माइनस सिर्फ एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है कि प्राइस अगर एक से बढ़ेगा डिमांड 2.5 से कम होगा, या प्राइस अगर एक से घटेगा तो डिमांड 2.5 से बढ़ेगा, दोनों आ सकता है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों। इसको देख के नहीं कह सकते प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रहा है। हाँ, नेगेटिव रिलेशनशिप जरूर है, अपोजिट डायरेक्शन में जरूर जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। चेंज इन पी निकाला आपने, चेंज इन क्यू निकाला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1, शॉर्टकट से आपने सॉल्व कर दिया, कोई फॉर्मूला लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, और आपका आंसर देखो यहाँ पे 2.5 आ गया। अगर आप यहाँ काटे करते तो भी सेम आता, 12 कम 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 10, 10 को 4 से डिवाइड दोगे तो भी कितना आता आपका 2.5 ही आता। ड्यू 10% फॉल इन प्राइस, इट्स क्वांटिटी डिमांड राइज फ्रॉम 400 से 450। तो ईडी कैसे निकलेगा इस सिचुएशन में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, राइट, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पढ़ा है आपने, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे क्लास, वो तो घट रहा है ना, फॉल हो रहा है 10%, तो ये हो गया 10। अब इसको सॉल्व कर लो, 450 में से 400 जाएगा तो आएगा 50, 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 400, 1.25 अपॉन माइनस का 10। तो अगर आप इसको 10 से डिवाइड दे दोगे तो आएगा आपका 1.25 को 10 से डिवाइड दे दोगे तो आएगा 0.125। तो 0.125 आ गया नेगेटिव का। नेगेटिव तो सिर्फ रिलेशनशिप बताता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये हम प्लस में लिख दूंगा ना तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे सारे फिगर प्लस होते हैं, यहाँ सारे फिगर माइनस होते हैं, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो ईडी क्या हो गया, लेस देन 1 और रिलेटिवली इलास्टिक। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, लेस देन 1 पूछ सकता है, रिलेटिवली इलास्टिक पूछ सकता है, कोई एग्जैक्ट नंबर आपको मांग सकता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में परसेंटेज मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करके चलना है। नाउ
और क्वेश्चन बनाते हैं, आपकी प्रैक्टिस कराते हैं अच्छे से। ये आपको दे रखा है परसेंटेज मेथड से निकालना। मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूं। प्राइस कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो ईडी मोर देन 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है। तुम्हें प्राइस और एक्सपेंडिचर चाहिए, प्राइस एक्सपेंडिचर दे रखा है, आगे कितना सिंपल है अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालोगे। और अगर आप परसेंटेज मेथड से निकालते हो, कि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है परसेंटेज से निकालो, तो अब यहाँ पे ना प्राइस निकालना पड़े। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गलती होगी। सबसे पहले ना आपको प्राइस निकालना है। ये डिमांड है, प्राइस नहीं है, ये डिमांड है और ये आउटले है। भैया 20 यूनिट खरीद रहे हो 200 रुपए का, तो एक कितने का पड़ गया, 10 रुपए का। और 15 यूनिट 300, तो एक कितने पड़ गया, 20 रुपए का, राइट। अब कैसे निकालोगे, टी का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। टी 300 है, प्राइस नहीं पता, क्वांटिटी 15 है, उसको भेज दोगे इधर, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ आगे आंसर 20। तो टी का फॉर्मूला लगा के बेसिकली तीनों में से कोई भी गिवन ना हो तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने प्राइस निकाल दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा ना प्राइस कैसे निकला है। अब प्राइस क्या हो रहा है, 10 से 20 बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ही बढ़ रहा है, तो ईडी लेस देन 1 आएगा, यानी कि रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया परसेंटेज मेथड से निकालो, तो परसेंटेज मेथड से निकाल लेते हैं। डेल्टा पी कैसे आएगा, P2 माइनस P1, 20 में से 10 गया 10। डेल्टा क्यू किसका है, Q2 माइनस Q1, 15 में से 20 गया तो -5। तो जो ईडी निकल कर आता है वह डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 है 10 अपॉन Q1 कितना है क्लास आपका 20, 10 से 10 कट गया तो आएगा 1/4 नेगेटिव का यानी 0.25, ठीक है, तो माइनस का 0.25, तो ईडी क्या आ गया, लेस देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो लेस देन 1 आ गया, यहाँ पे आपको नंबर भी पता चल गया, सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट है। तो ये डिमांड दे रखा है, तो आपने 20 पेन खरीदते हो 200 का, तो एक पेन 10 रुपए का हो गया। 15 पेन खरीदते हो 300 का, तो एक पेन कितने का, 20 रुपए का हो गया। तो प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो लेस देन 1, नेगेटिव होता मोर देन 1। अब अगर परसेंटेज मेथड से निकालेंगे, चेंज इन पी निकालो, चेंज इन क्यू निकालो, लगा दो ईडी का फॉर्मूला, क्या दिक्कत है। अगले क्वेश्चन में प्राइस इलास्टिक डिमांड दे रखा है -1, कंज्यूमर बाय 60 यूनिट ऑफ ए गुड, हाउ मेनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय, प्राइस फॉल बाय 10%। तो प्राइस फॉल बाय 10% हो गया, तो आपको क्वांटिटी निकालना है, क्वांटिटी इंक्रीज कितना होगा वो निकालना, उधर भेजोगे तो ये आएगा 10। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 10% आ गया, यानी डिमांड जो है 10% से बढ़ेगा। तो पहले 60 था, प्राइस आपका घट गया 10% से, तो डिमांड भी 10% से बढ़ेगा, तो नया डिमांड क्या हो जाएगा, Q2 66। भाई पहले 60 था, 10% से बढ़ गया तो 66 हो गया। और ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, ये ऐसे ही समझ आता। अगर आपको ईडी 1 दिया है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज इन डिमांड। प्राइस में कितना चेंज है, 10%, तो डिमांड में भी कितना चेंज आएगा, 10%। प्राइस घट रहा है 10% से, तो डिमांड जो है बढ़ेगा कितने परसेंट से, 10% से, ठीक है। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर गुड इज डबल, डिमांड डबल हो गई, तो अगर मैं Q1 को x मान लूं तो Q2 क्या हो गया 2x। तुम 100, 200, 5, 10, 15, 30 कैसे भी मान लो, डबल मान लो, आंसर सेम आएगा। और ईडी निकालना है तुम्हें, ड्यू टू 25% फॉल इन प्राइस, प्राइस घट गया 25% से, तो मैं -25 लूंगा, घट रहा है ना, तो -25। डिमांड का पता नहीं है तो कैसे निकालोगे, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं इसको, तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, x अपॉन x कट के 1 आ गया, तो 25 चौके 100, तो -4 आ गया, यानी कि 4, इसको आप 4 भी समझ सकते हो, ऑप्शन में 4 गिवन है, 4 पे टिक करना, तो रिलेटिवली इलास्टिक। तो माइनस सिर्फ नेगेटिव साइन को शो करता है और कुछ नहीं। 6, द डिमांड फंक्शन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है ना, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिक और डिमांड प्राइस राइज फ्रॉम 4 to 6। मेरी बात ध्यान समझना, P1 है 4, P2 है 6, Q1 कितना आएगा, आप इसकी वैल्यू 4 पुट करो, 4 5 के 20, तो 40 में से 20 गए तो 20। Q2 कितना आएगा, 6 पुट करो, 5 6 30, 40 में से 30 गए तो 10। अब चेंज इन P निकालो, 6 - 4 2, चेंज इन Q निकालो -10, यानी Q2 माइनस Q1। अब लगा दो ईडी का फॉर्मूला, क्या है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, कट के आ गया -1। -1 का मतलब क्या होता है, 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब बताओ क्वेश्चन सिंपल है कि नहीं, और ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन है पेपर में, और छोटे क्वेश्चन आते हैं। अगला, डिमांड कर्व आपको ये दे रखा है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दे रखा है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, प्राइस जो है 5 है, तो अगर प्राइस 5 है तो डिमांड कितना आएगा, प्राइस अगर 5 है तो 20 में से 10 गया, डिमांड आ गया 10, और प्राइस कितना है आपका 5। अगर आपको स्लोप दिया हुआ है
तो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू P1 जो कितना है 5 है, अपॉन Q1 कितना निकल के आया, क्वांटिटी निकल के आया 10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/4 यानी कि -0.25 रिलेटिवली इन इलास्टिक। अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का स्लोप दिया हुआ है ना, तो फॉर्मूला क्या लगाना, 1/स्लोप ऑफ ईडी इंटू P1/Q1, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको निकालना क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है, 1 मिनट में बन जाएगा, ध्यान से समझो। ईडी 1 के बराबर है, मतलब यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, कंज्यूमर बाय 50 यूनिट्स, तो क्वांटिटी कितना है 50, और प्राइस कितना है 2, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी टी कितना आ जाएगा 100। हाउ मेनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय, प्राइस राइज टू 4। अच्छा सारे बच्चे मुझे बात बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में अगर ईडी 1 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस चाहे बढ़े चाहे प्राइस घटे, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है। अगर ये यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 होगा। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 100 आ जाए, 4 को किससे करूंगा तो 25 से, तो नई क्वांटिटी का आंसर आ गया कितना 25। तो आपको टिक करना है 25 पे, और कुछ नहीं, 1 मिनट का भी सवाल नहीं था ये, कितना सिंपल है भाई। हमें पता है ईडी 1 के बराबर है, तो एक्सपेंडिचर यहाँ भी सेम होगा, हर जगह सेम होगा। ये 4 दिया हुआ है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 को 4 से डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस, और टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये 100 है, प्राइस पता नहीं, क्वांटिटी 4 है, तो प्राइस कितना, सॉरी क्वांटिटी का पता नहीं, प्राइस जो है वो 4 है, तो क्वांटिटी कितना आ गया आपका 25। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर डन। आई बात समझ। अगर तुम इसको परसेंटेज मेथड से निकाल दोगे तो भैया आंसर अलग आएगा। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में एक बार, इस क्वेश्चन को परसेंटेज से निकालोगे तो क्या आएगा, आंसर सेम नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएगा, क्योंकि दोनों मेथड से आंसर अलग अलग आता है, परसेंटेज से और एक्सपेंडिचर से। तो ये क्वेश्चन हो गया, एक्सपेंडिचर पूछा है, शॉर्टकट में आप आंसर निकालोगे, तो बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करा दिया। माइनस का कोई रोल नहीं है, माइनस सिर्फ रिलेशनशिप को बताता है, नेगेटिव रिलेशनशिप, और कुछ नहीं है, ये यूनिटरी। तो काफी बड़ा चैप्टर था, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा, और चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो गया। आप बताना मुझे कितने मॉक्स आपने एसपीसी से ऐप से बना लिए, और हर एक मॉक में क्लास अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, वीडियो सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो आई होप आपको मजा आएगा बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन टेक केयर, बाय बाय। और डे 3 कल है, कल काफ़ी चीज़ें कराऊंगा, प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह, तो देखना उसको और अच्छे से खत्म करना, ठीक है, चलो।